अध्याय 1। तुम एक कहानी क्यों नहीं लिखते? सुंदरता का घर। मैरी क्लेरिसा मिलर बोर हो रही थी। 1908 की सर्दियों की सुबह थी और वह बीमार होने के कारण बिस्तर पर थी। आज मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, उसने अपनी माँ क्लारा से कहा। मुझे लगता है कि मैं उठ जाऊंगी। तुम अभी भी बीमार हो, क्लारा ने कहा। डॉक्टर ने तुम्हें बिस्तर पर रहने और गर्म रहने को कहा है और तुम यही करने जा रही हो। इस समय अगाथा 18 वर्ष की थी, लेकिन उन दिनों बेटियों को वही करना पड़ता था जो उनकी माँ कहती थी। लेकिन मैं बोर हो गया हूँ। ठीक है, तो कुछ करो, उसकी माँ ने कहा। कोई किताब पढ़ो या कोई कहानी लिखो। हाँ, तुम कहानी क्यों नहीं लिखती? कहानी लिखूं? अगाथा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, उसकी माँ ने कहा। मैज की तरह। मैज अगाथा की बहन थी। वो उससे 11 साल बड़ी थी। अगाथा से अधिक प्रसिद्ध थी और कभी कभी वैनिटी फेयर जैसी पत्रिकाओं के लिए लघु कथाएं भी लिखती थीं। अगाथा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कहानियां लिख सकती हूँ। तुम्हें कैसे पता? उसकी माँ बोली। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की। और वह पेंसिल और कागज ढूंढने चली गई। इसके तुरंत बाद अगाथा बिस्तर पर बैठ गई और एक कहानी लिखना शुरू कर दिया। इसका नाम था हाउस ऑफ ब्यूटी, सपनों के बारे में एक अजीब कहानी। यह कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं थी। उसने इसे मैज के पुराने टाइपराइटर पर टाइप किया और एक पत्रिका को भेज दिया। लेकिन उन्होंने इसे एक पत्र के साथ वापस भेज दिया। हमें अपनी कहानी भेजने के लिए धन्यवाद। हमें डर है कि हम इसे प्रकाशित नहीं कर सकते। तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, उसकी माँ ने कहा। क्लारा को हमेशा यकीन था कि उसकी बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए अगाथा कहानियां लिखती रहीं और उन्हें पत्रिकाओं में भेजती रहीं, लेकिन वे सभी वापस आ गईं। वह थोड़ी निराश थीं। मैं एक उपन्यास लिखने का प्रयास करूंगी, उसने निर्णय लिया। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसे याद आया कि जब वह क्लारा के साथ मिस्र घूमने गई थी, तो उसने काहिरा के एक होटल में एक खूबसूरत जवान लड़की को देखा था। लड़की हमेशा 2 पुरुषों के साथ रहती थी, एक उसके दोनों तरफ। एक दिन अगाथा ने किसी को ये कहते हुए सुना, उस लड़की को कभी ना कभी उन दोनों में से किसी एक का फैसला करना ही होगा। अगाथा को बस इतना ही चाहिए था कि वह एक विचार लिख सके और उसने लिखना शुरू कर दिया। यह कोई जासूसी उपन्यास नहीं था। ये काहिरा में रहने वाली एक युवा लड़की की कहानी थी और इसका नाम था स्नो अपॉन रेगिस्तान। ये वास्तव में 2 लंबी कहानियों को एक साथ जोड़कर एक किताब बनाने जैसा था। जब ये पूरी हो गई, तो अगाथा ने इसे 3 या 4 प्रकाशकों को भेजा, लेकिन सभी ने इसे वापस भेज दिया। ओह प्रिया, अगाथा ने कहा, अब मैं क्या करूं? क्लारा ने कहा, आप इसे ईडन फिलपोर्ट्स को क्यों नहीं दिखाते? ईडन फिलपोर्ट्स एक लेखक थे जो मिलर्स के पास रहते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने 100 से ज्यादा लोकप्रिय रचनाएं लिखी, उपन्यास और थिएटर के लिए कई नाटक। अगाथा इस प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना उपन्यास भेजने से थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन वह ऐसा करने के लिए तैयार हो गई और उसे भेज दिया। श्री फिलपोर्ट्स एक अच्छे लेखक होने के साथ साथ एक दयालु व्यक्ति भी थे। उन्होंने अगाथा का उपन्यास ध्यानपूर्वक पढ़ा और उसे एक पत्र लिखा। आपका कुछ लेखन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपको एक पत्र भेज रहा हूँ, जिसे आप मेरे एजेंट ह्यूजेस मैसी के पास ले जा सकते हैं। अगाथा अभी भी केवल 18 वर्ष की लंदन चली गई ट्रेन में। डेवन के टोरक्वे में उसके घर से 200 मील से भी ज्यादा की लंबी यात्रा थी और उन दिनों रेलगाड़ियां इतनी तेज नहीं थीं। वो बहुत शर्मीली थी और ह्यूजेस मैसी एक बड़ा, डरावना आदमी था। अगाथा ने उसे ईडन फिलपोर्ट्स का पत्र दिया। मैसी ने इसे पढ़ा, अगाथा के साथ कुछ देर बात की, फिर अपनी किताब पढ़ने के लिए रख ली। अगाथा घर जाकर इंतजार करने लगी। कुछ महीने बाद मैसी ने स्नो अपॉन द डेजर्ट को उसे लौटा दिया। उसने उसे लिखा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए कोई प्रकाशक ढूंढ पाऊंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके बारे में और सोचना बंद करो और कोई दूसरी किताब लिखो। अगाथा निराश हो गई। उसने एक और किताब लिखी, लेकिन उससे पहले उसके जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें घटित हुईं। अध्याय 2। एक शर्मीला युवक। अगाथा के पिता फ्रेडरिक की मृत्यु 1901 में हुई, जब अगाथा 11
साल की थी। वो एक अमेरिकी थे और क्लारा से 10 साल बड़े थे। उनके मरने के बाद क्लारा ने बहुत यात्रा करना शुरू कर दिया और अक्सर अगाथा को अपने साथ ले जाती थी। 1911 में, जब अगाथा 21 वर्ष की थी, क्लारा बीमार थी। क्लारा के डॉक्टर ने उससे कहा कि ठीक होने के लिए तुम्हें किसी गर्म और धूप वाली जगह पर जाना होगा। इसलिए क्लारा ने फिर से मिस्र जाने का फैसला किया और वो अगाथा को अपने साथ ले गई। वे काहिरा के एक होटल में रुके। होटल के पास कुछ अंग्रेज सैनिक रहते थे और वे अक्सर होटल के नृत्यों में आते थे। अगाथा एक शर्मीली युवती थी, लेकिन उसे नृत्य करना बहुत पसंद था। काहिरा में अपने प्रवास के दौरान वह 50 नृत्य समारोहों में गई। वो कई रोमांचक युवकों से मिली और बहुत अच्छा समय बिताया। जब वो इंग्लैंड वापस आईं, तो उन्हें जल्द ही गार्डन पार्टियों, टेनिस पार्टियों, नृत्यों और सप्ताहांत के लिए ग्रामीण घरों में जाने के निमंत्रण मिलने लगे। फिर रेगी लूसी नामक एक युवा सेना अधिकारी हांगकांग से घर आया। अगाथा रेगी की 3 बहनों की दोस्त थी और अक्सर उनके साथ टेनिस खेलती थी। लेकिन वह रेगी को नहीं जानती थी। वो बहुत शर्मीला युवक था जो बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाता था। उसे गोल्फ खेलना पसंद था, लेकिन पार्टियां या डांस पसंद नहीं था। अगाथा ने उनसे मुलाकात के बाद कहा, मुझे गोल्फ खेलना पसंद है, लेकिन मैं इसमें बहुत अच्छी नहीं हूँ। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, रेगी ने शर्मीले अंदाज में कहा। उसके बाल काले और आंखें भूरी थीं। अगाथा उसे पसंद करती थी। इसलिए जब रेगी इंग्लैंड में थे, तो वो और अगाथा लगभग हर दिन गोल्फ खेलते थे। एक बहुत गर्म दिन में उन्होंने थोड़ी देर के लिए गोल्फ खेला। फिर अगाथा ने कहा, मुझे गर्मी लग रही है, रेगी। क्या हम आराम करें? वे धूप से दूर एक पेड़ के नीचे बैठे और बातें करने लगे। फिर अचानक रेगी ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगाथा। तुम्हें ये पता है, शायद तुम्हें पता हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत छोटी हो और नहीं, मैं नहीं हूँ, अगाथा ने कहा। बहुत छोटी नहीं हूँ। बेशक, तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की किसी से भी शादी कर सकती है, रेगी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ, अगाथा ने कहा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी, रेगी ने कहा। मुझे 10 दिन में हांगकांग वापस जाना है और मैं वहाँ 2 साल तक रहूंगा, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा, अगर वहाँ कोई नहीं होगा। वहाँ कोई नहीं होगा, अगाथा ने कहा। इसलिए रेगी हांगकांग वापस चला गया। अगाथा उसे पत्र लिखती थी और वो उसे पत्र लिखता था। सब कुछ तय हो गया था। जब रेगी फिर से घर आएगा, तो वे शादी कर लेंगे। अध्याय 3। रेलवे स्टेशन पर चाय। 12 अक्टूबर 1912 को जब अगाथा 22 साल की थी, वो लॉर्ड और लेडी क्लिफोर्ड के घर पर एक नृत्य समारोह में गई थी। वे चुडले के पास रहते थे, जो टोरक्वे से 12 मील दूर था, और वहां अगाथा के लिए बात करने के लिए कई युवा लोग थे। शाम के समय एक युवा सेना अधिकारी उसके पास आया। क्या तुम मेरे साथ नृत्य करोगी? उसने अगाथा से पूछा। मैं, अगाथा बोली। ओह, हाँ, ठीक है। वो लंबा और सुंदर था, उसकी नीली आंखें दोस्ताना थीं और उसका नाम आर्चीबाल्ड क्रिस्टी था। अगाथा को वह तुरंत पसंद आ गया। उन्होंने कई बार साथ में डांस किया। शाम को आर्ची ने उसे अपनी योजना बताई। उन्होंने कहा, मैं उड़ना चाहता हूँ और मैं रॉयल फ्लाइंग कोर में शामिल होने का प्रयास कर रहा हूँ। कितना रोमांचक, अगाथा ने कहा। 1 हफ्ते बाद वह अपने घर एशफील्ड के सामने एक घर में कुछ दोस्तों के साथ चाय पी रही थी, तभी उसके लिए एक फ़ोन आया। यह उसकी माँ का फ़ोन था। अगाथा, क्या तुम घर आओगी? क्लारा ने कहा। वहाँ एक है, यहाँ एक युवक है। वो अभी अभी आया है और मैं उसे चाय दे रहा हूँ। मैं उसे नहीं जानता और मुझे लगता है कि वो आपसे मिलना चाहता है। अगाथा को अपने दोस्तों को छोड़कर जल्दी से घर जाना था, इसलिए वह बहुत खुश नहीं थी। लेकिन जब वह घर पहुंची, तो उसने पाया कि आर्ची क्रिस्टी उसका इंतजार कर रही थी। एक युवा महिला के रूप में अगाथा। नमस्ते, उसने कहा। मैं टोरक्वे में था और मैंने सोचा कि शायद आपसे मिलकर अच्छा लगेगा। उसका चेहरा लाल था और उसने अपने जूतों की ओर देखा। अगाथा मुस्कुराई। आर्ची दोपहर के बाकी समय और शाम के खाने के लिए रुका।
जब उसके जाने का समय हुआ तो उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक्सेटर में एक संगीत कार्यक्रम में आओगी, अगाथा? हम संगीत कार्यक्रम के बाद चाय के लिए रेडक्लिफ होटल जा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगाथा ने कहा, फिर क्लारा की ओर देखा। क्या मैं कर सकती हूँ, माँ? एक संगीत कार्यक्रम? हाँ, अगाथा, क्लारा ने कहा। लेकिन होटल में चाय? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। होटल नहीं, शायद मैं अगाथा को चाय पर ले जा सकता हूँ रेस्तरां में। एक्सेटर रेलवे स्टेशन पर, आर्ची ने कहा। अगाथा ने मुस्कुराने से बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ मान गई। इसलिए अगाथा और आर्ची कॉन्सर्ट देखने गए और फिर एक्सेटर रेलवे स्टेशन पर चाय पी। 2 जनवरी को टोरक्वे में नए साल का नृत्य समारोह है, अगाथा ने कहा, जब आर्ची उसे बाद में घर ले गई। क्या आप आएंगे? वह मुस्कुराया। बेशक, उसने कहा, मैं जितनी बार संभव हो तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन जब आर्ची नए साल के डांस में आया तो वह बहुत शांत था और खुश नहीं लग रहा था। वो किसी बात को लेकर चिंतित लग रहा था, लेकिन अगाथा ने कुछ नहीं कहा। 2 दिन बाद, 4 जनवरी 1913 को, वे एक साथ दूसरे कॉन्सर्ट में गए। आर्ची अभी भी बहुत शांत था, और कॉन्सर्ट के बाद अगाथा ने पूछा, क्या हुआ, आर्ची? रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स ने मुझे हाँ कह दिया है, आर्ची ने कहा। मुझे 2 दिन में एक्सेटर छोड़ना है। मुझे सेलिसबरी जाना है। उसने उसकी तरफ देखा। अगाथा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मेरे लिए कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम। मैं ये बात तब से जानता हूँ जब हम पहली बार क्लिफोर्ड्स डांस में साथ थे। अगाथा को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने रेगी को पहले ही बता दिया है कि मैं उससे शादी करूंगी। और फिर उसने उसे रेगी लूसी के बारे में बताया। आर्ची ने कहा, तुमने उसके चले जाने से पहले उससे शादी नहीं की। क्यों नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उससे सचमुच प्यार नहीं करती हो। हमने सोचा कि इंतजार करना बेहतर होगा, अगाथा ने कहना शुरू किया। मैं इंतजार नहीं करूंगी, आर्ची ने कहा। मैं अगले महीने या उसके बाद तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हम नहीं कर सकते, अगाथा ने कहा। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हम कैसे रहेंगे? लेकिन वह आर्ची से शादी करना चाहती थी। आर्ची ने मुझसे शादी के लिए पूछा है और मैं चाहती हूँ। मैं बहुत चाहती हूँ, उसने अपनी माँ से कहा। क्लारा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उन दोनों से कहा, तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, आर्ची, लेकिन तुम सिर्फ 23 साल के हो और तुम दोनों के पास पैसे नहीं हैं। इसलिए आर्ची सेलिसबरी चला गया और वह और अगाथा वहां इंतजार करने लगे। अगाथा ने रेगी लूसी को पत्र लिखा। ये पत्र लिखना मुश्किल था, लेकिन रेगी ने उसे बहुत ही दयालु पत्र लिखा। इसकी चिंता मत करो, उसने उससे कहा। मैं समझता हूँ। अगस्त 1914 में अचानक इंग्लैंड और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ गया। आर्ची रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स के साथ फ्रांस चले गए और अगाथा टोरक्वे के टोरबे अस्पताल में स्वयंसेवक नर्स के रूप में काम करने लगी। आर्ची दिसंबर में 5 दिनों के लिए इंग्लैंड वापस आई थी और अगाथा उससे मिलने लंदन चली गई। फिर वे दोनों ब्रिस्टल चले गए, जहां आर्ची की मां रहती थी। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। वे शादी करना चाहते थे। आर्ची की मां इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन क्लारा ने अलग सोचा। हाँ, अभी शादी कर लो, उसने कहा। युद्ध चल रहा है, कौन जानता है कि क्या होगा। जब तक हो सके खुश रहो। इस प्रकार अंततः 24 दिसंबर 1914 को अगाथा और आर्ची का विवाह हो गया। 2 दिन बाद आर्ची युद्ध में वापस चला गया और अगाथा ने उसे 6 महीने तक फिर नहीं देखा। 1915 की गर्मियों में अगाथा बीमार हो गई और 3 या 4 हफ्तों तक अस्पताल में कोई नर्सिंग का काम नहीं कर पाई। फिर, जब वह वापस लौटी, तो वह अस्पताल की डिस्पेंसरी में काम करने लगी। और यहाँ उसने कुछ ऐसा सीखा जो जासूसी कहानियों के लेखक के लिए बहुत उपयोगी था। उसने जहर के बारे में सीखा। अध्याय 4, एक जासूसी कथा। एक दिन, युद्ध से कुछ समय पहले, अगाथा अपनी बहन मैज के साथ जासूसी कहानियों के बारे में बात कर रही थी। उन दोनों को इस तरह की किताबें पढ़ने में बहुत मजा आता था। अगाथा ने कहा,
मैं स्वयं एक जासूसी कहानी लिखने का प्रयास करना चाहती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैज ने कहा। ऐसा करना बहुत मुश्किल है। मैंने इस बारे में सोचा है। ठीक है, एक दिन मैं कोशिश करूंगी, अगाथा ने कहा। यह विचार अगाथा के दिमाग में ही रहा और वह मैज को दिखाना चाहती थी कि वह ये कर सकती है। और जब सालों बाद वह अस्पताल की डिस्पेंसरी में काम करने लगी, तो उसने फिर से जासूसी कहानी लिखने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसमें जरूर कोई हत्या होगी, उसने सोचा। उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। लेकिन कैसी हत्या? जहर देकर मौत? कौन मरेगा? कौन? हत्यारा कौन होगा? कब? कैसे? क्यों? कहाँ? और जासूस के बारे में क्या? टोरक्वे में कुछ बेल्जियम के लोग रहते थे, जो बेल्जियम में युद्ध के कारण वहां थे। क्लारा, शहर के सभी लोगों की तरह, उनके आने पर उनके प्रति बहुत दयालु और मददगार थी। उसने उन्हें उनके घरों के लिए कुर्सियां और बिस्तर दिए और उन्हें खुश और आरामदायक महसूस कराने की कोशिश की। अब अगाथा को अचानक उनकी याद आ गई। बेल्जियम के जासूस के बारे में क्या ख्याल है? उसने सोचा और अपने दिमाग में उस किरदार को गढ़ना शुरू कर दिया। वह बहुत ही चतुर, बहुत ही साफ सुथरा छोटा आदमी होगा। लेकिन मैं उसे क्या नाम दूं? मुझे पता है, मैं उसे हरक्यूलिस नाम दूंगी। वह मुस्कुराई। यह एक अच्छा नाम है छोटे आदमी के लिए। और उसका दूसरा नाम? पोयरोट। हरक्यूलिस नहीं, हरक्यूल पोयरोट। हाँ, यही है। अगाथा डिस्पेंसरी में हर शांत पल के दौरान अपनी जासूसी कहानी के बारे में सोचती रहती थी। अब वह जहर के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वह जानती थी कि कौन सा जहर जल्दी काम करता है और कौन सा धीरे। वह जानती थी कि कितना देना है और अलग अलग जहरों की गंध और स्वाद कैसा होता है। वह जानती थी कि लोग जहर से कैसे मरते हैं, क्या उनके चेहरे नीले पड़ जाते हैं, क्या वे नींद में मर जाते हैं या दर्द में चीखते हुए मर जाते हैं। एक अच्छे जासूस और जासूसी कहानियों के अच्छे लेखक को ये बातें पता होनी चाहिए। उसने घर पर ही अपनी कहानी लिखना शुरू किया और फिर से मैज के पुराने टाइपराइटर का इस्तेमाल किया। तुम क्या कर रहे हो? क्लारा ने एक दिन उससे पूछा। मैं एक जासूसी उपन्यास लिख रही हूँ, अगाथा ने कहा। मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तुम इसे अपनी छुट्टियों के दौरान क्यों नहीं खत्म कर लेते? क्लारा ने कहा। किसी अच्छी और शांत जगह पर चले जाओ और इसे अपने साथ ले जाओ। तुम कहाँ जाना चाहते हो? डार्टमोर। हाँ, अगाथा ने कहा। डार्टमोर। डार्टमोर डेवन में एक सुंदर, एकाकी दलदली भूमि थी। अगाथा ने मैज का टाइपराइटर अपने साथ लिया और हेटोर के मूरलैंड होटल में रुकी। यह एक बड़ा होटल था जिसमें बहुत सारे कमरे थे, लेकिन वहाँ बहुत से लोग नहीं रहते थे। 2 सप्ताह तक वह हर सुबह अपने कमरे में लिखती रही, फिर दोपहर में दलदली भूमि पर अकेले लंबी सैर पर निकल गई। सब कुछ ठीक रहा। पात्र उसके अंदर जीवंत हो उठे। वह अपने सिर पर हाथ रखती थी और सैर के दौरान वह अगले दिन के लिए लिखने की योजना बनाती थी। उसने अपनी छुट्टियों के दौरान किताब का आखिरी आधा हिस्सा पूरा किया और उसके तुरंत बाद उसे एक प्रकाशक के पास भेज दिया। उन्होंने उसे वापस कर दिया, लेकिन अगाथा को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने इसे फिर से भेजा, लेकिन यह एक बार फिर वापस आ गया। उसने इसे तीसरे प्रकाशक के पास भेजा, लेकिन उन्होंने भी इसे वापस कर दिया। फिर उसने इसे बोडले हेड प्रकाशन कंपनी को भेज दिया और इसके बारे में सब कुछ भूल गई। 2 साल बीत गए। आर्ची लंदन में काम करने के लिए वापस आ गया। युद्ध खत्म हो गया और अगाथा को एक बच्ची हुई, रोजालिंड। वे तीनों लंदन में एक फ्लैट में रह रहे थे। तभी 1919 की एक सुबह एक पत्र आया। ये बोडले हेड से था। अगाथा ने जल्दी से खोला, पत्र देखा और शब्द देखे। क्या आप हमारे दफ्तर में फ़ोन करेंगे? हम बात करना चाहेंगे आपकी किताब के बारे में। उन्होंने आर्ची से कहा, यह मेरी किताब द मिस्टीरियस अफेयर इट स्टाइल्स के बारे में है। मुझे लगता है कि वे इसे प्रकाशित करना चाहते हैं। तो फिर तुम्हें तुरंत जाकर उनसे मिलना चाहिए, आर्ची ने कहा। अगाथा प्रकाशक के दफ्तर गई। वहां उसकी मुलाकात जॉन लेन से हुई, जो छोटे कद का सफ़ेद बालों वाला आदमी था। बैठ जाओ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ दयालु थी,
और नीली आंखें अगाथा को ध्यान से देख रही थीं। मेरे कुछ पाठकों को लगता है कि हम आपकी किताब प्रकाशित कर सकते हैं, लेकिन आपको अंतिम अध्याय बदलना होगा और कुछ अन्य छोटी छोटी बातें हैं। अगाथा सुनने के लिए बहुत उत्साहित थी। वो कुछ भी करने के लिए खुश थी। स्टाइल्स में रहस्यमय मामला उसकी पहली जासूसी कहानी थी और वह इसे किताबों की दुकानों में देखना चाहती थी। इसलिए उसने इसके लिए एक अलग अंत लिखा और एक या दो और छोटी चीजें बदल दी और आखिरकार जॉन लेन इससे खुश हो गया। अध्याय 5। एक अच्छा जासूसी कहानी लेखक। गाथा की पहली पुस्तक द मिस्टीरियस अफेयर इट स्टाइल्स 1920 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक और किताब लिखना शुरू कर दिया था। यह आर्ची का विचार था। अगाथा ने उन्हें बताया, मां को एशफील्ड में सभी बिलों का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। वह एशफील्ड को क्यों नहीं बेचती? आर्ची ने अगाथा से पूछा। ये घर एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा है, फिर वह कोई छोटा घर खरीद सकती है। एशफील्ड बेचो, अगाथा ने कहा। ओह नहीं, वह नहीं बेच सकती। मुझे ये बहुत पसंद है और यह हमारा पारिवारिक घर है। तो फिर आप इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते? आर्ची ने कहा। कुछ करो, क्या मतलब है तुम्हारा? आर्ची ने कहा, आप एक और किताब क्यों नहीं लिखते? शायद इससे बहुत पैसा कमाया जा सकेगा। अगाथा ने इस बारे में सोचा। एशफील्ड उसका पारिवारिक घर था और उसे परिवार में ही रहना चाहिए। क्या वह मदद के लिए कुछ कर सकती थी? शायद मैं एक और किताब लिख सकती हूँ, उसने सोचा। लेकिन वह किस बारे में हो सकती है? जवाब एक दिन मिला जब वह एक कमरे में चाय पी रही थी। चाय की दुकान। उसके पास एक टेबल पर दो लोग बात कर रहे थे। अगाथा ने एक नाम सुना और सुनने लगी। वे जेन फिश नामक किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे। कितना अजीब नाम है, अगाथा ने सोचा। लेकिन कहानी की कितनी अच्छी शुरुआत है। किसी ने चाय की दुकान में एक अजीब नाम सुना और फिर, रुको, शायद जेन फिन बेहतर होगा। हाँ, अब मुझे सोचने दो। और इससे पहले कि अगाथा चाय की दुकान से बाहर निकलती, उसके दिमाग में एक कहानी का विचार घूम रहा था। वो घर गई और तुरंत कहानी शुरू कर दी। उन्होंने इसका नाम द सीक्रेट एडवर्सरी रखा और यह पुस्तक 1922 में प्रकाशित हुई। कहानी में बेल्जियम के जासूस हरक्यूल पोयरोट नहीं थे, लेकिन उनकी अगली किताब मर्डर ऑन द लिंक्स में थे। पाठकों को पोयरोट बहुत पसंद आया। वह बहुत छोटा, साफ सुथरा छोटा आदमी था, जिसकी हरी आंखें, काले बाल और खूबसूरत काली मूंछें थीं। और एक अन्य प्रसिद्ध जासूस, शर्लक होम्स की तरह, वह बहुत बहुत चतुर था। वह इस बारे में शर्मिंदा नहीं था और हमेशा कहानी के अन्य पात्रों को बताता रहता था कि वह कितना चतुर है। इसके बाद अन्य पुस्तकें भी आईं, जिनमें से कुछ में पोयरोट था, कुछ में नहीं। द मैन इन द ब्राउन सूट, पोयरोट इन्वेस्टिगेट्स तथा द सीक्रेट ऑफ चिमनीज। एजेंट ह्यूजेस मैसी अब अगाथा की मदद कर रहा था। उसने उससे कहा, तुम्हें एक और प्रकाशक की जरूरत है। एक प्रकाशक जो तुम्हें द बोर्डली हेड से ज्यादा पैसे देगा। तुम एक हो, अगाथा, तुम अच्छी जासूसी कहानी लिखती हो और तुम्हारी किताबें भी अच्छी बिकने लगी हैं। इसलिए मैसी ने अगाथा की अगली किताब द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड को विलियम कोलिंस के प्रकाशकों को भेज दिया। यह अगाथा के लिए एक महत्वपूर्ण किताब थी। रोजर एक्रोइड की हत्या 1926 के वसंत में प्रकाशित हुई और लोगों ने तुरंत इसके बारे में चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने किस बारे में बात की? किताब के अंत में बड़ा आश्चर्य, ये तो धोखा है, कुछ लोगों ने कहा, जब वे अंत तक पहुंचे और हत्यारे का नाम पता किया। नहीं, ऐसा नहीं है, अन्य पाठकों ने कहा। यह एक बहुत ही चतुराईपूर्ण कहानी है। सबको क्या हो गया है? अगाथा ने आर्ची से कहा। मैंने धोखा नहीं दिया, ऐसा कहना गलत है। लोगों को कहानी ध्यान से पढ़नी चाहिए। और वह सही थी। कहानी में सभी सुराग मौजूद थे और एक बहुत ही चतुर पाठक हत्यारे का नाम बता सकता था। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं बता सकते थे। तो अंत में आश्चर्य क्या था और हत्यारा कौन था? इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका पुस्तक पढ़ना है। द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड के प्रकाशित होने के बाद
अधिकाधिक लोग अगाथा की पुस्तकें खरीदने लगे और अगाथा के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा आ गया। क्रिस्टीज ने लंदन से लगभग 30 मील दूर सनिंग्रेल में एक घर खरीदा। हम इसे क्या कहेंगे? अगाथा ने पूछा। स्टाइल्स, आर्ची ने कहा, आपकी पहली पुस्तक के बाद। और उन्होंने दीवार पर द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइल्स नामक पुस्तक के मुखपृष्ठ का चित्र लगाया। लेकिन सनिंग्रेल में स्थानांतरित होने के कुछ समय बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि अगाथा का नाम इंग्लैंड के हर अखबार के पहले पन्ने पर आ गया। वह गायब हो गई। लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह उस समय बहुत दुखी थी। सबसे पहले उसकी मां की मृत्यु हो गई और फिर अगाथा को पता चला कि आर्ची नैन्सी नीले नाम की एक युवती से प्यार करता था। अध्याय 6। अगाथा गायब हो जाती है। शुक्रवार 3 दिसंबर 1926 की सुबह आर्ची स्टाइल्स छोड़कर कुछ दोस्तों के साथ सप्ताहांत बिताने चली गई। नैन्सी नीले भी सप्ताहांत बिताने के लिए इसी घर में ठहरी हुई थी। शायद अगाथा को ये पता था, शायद नहीं, हम निश्चित नहीं हो सकते। कोई नहीं जानता कि उस अंधेरी सर्दियों की शाम को अगाथा क्या सोच रही थी। रोजालिंड, जो अब 7 साल की हो चुकी थी, बिस्तर पर थी। क्रिस्टीज की 2 नौकरानियां रसोई में थीं। लेकिन हम ये जानते हैं, उस शाम लगभग 11 बजे अगाथा बाहर गई और अपनी कार में चली गई। वो उस रात घर वापस नहीं आई। तारांकन। शनिवार की सुबह एक महिला टैक्सी से यॉर्कशायर के हैरोगेट में हाइड्रो होटल पहुंची। हाइड्रो हैरोगेट के सबसे बड़े और बेहतरीन होटलों में से एक था, जो शहर के केंद्र के पास था। क्या मुझे एक कमरा मिल सकता है? महिला ने पूछा। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था और वो बहुत थकी हुई लग रही थी। हाँ, बिल्कुल, होटल डेस्क के पीछे खड़े आदमी ने कहा। पहली मंजिल पर एक अच्छा कमरा है, कमरा नंबर 5। इसमें गर्म और ठंडा पानी है और इसकी लागत 1 सप्ताह के लिए 7 पाउंड है। महिला ने कहा, धन्यवाद, सब ठीक हो जाएगा। क्या नाम बताओ, कृपया? आदमी ने पूछा। श्रीमती टेरेसा नीले, सूटकेस वाली महिला ने कहा। तारांकन। दिसंबर के उस ठंडे शनिवार की सुबह एक 15 वर्षीय लड़का साइलेंट पूल नामक झील के किनारे टहल रहा था। ये न्यूलैंड्स कॉर्नर नामक जगह पर था, जो सनिंग्रेल से लगभग 14 मील दूर था। लड़के का नाम जॉर्ज बेस्ट था। अचानक जॉर्ज को एक कार दिखाई दी। वह सड़क से हटकर झील के किनारे खड़ी थी, लेकिन उसकी लाइटें जल रही थीं। ये तो अजीब है, उसने सोचा। वह कार नीचे क्यों है और लाइटें क्यों जल रही हैं? और वह उसे अच्छी तरह देखने के लिए आगे बढ़ा। कार खाली थी, लेकिन ड्राइवर का दरवाज़ा खुला था। जॉर्ज ने अंदर देखा। उसे एक कोट और एक खुला सूटकेस दिखाई दिया। सूटकेस से आधा बाहर 3 ड्रास, कुछ जूते और कुछ कागजात थे जिन पर मिसेज अगाथा क्रिस्टी का नाम लिखा था। जॉर्ज तुरंत पुलिसकर्मी को खोजने चला गया। जल्द ही अखबार इस कहानी से भर गए और अगाथा की तस्वीर पहले पन्ने पर थी। जासूसी कहानी लिखने वाली लेखिका कहाँ थी? क्या वह मर गई थी? क्या उसकी हत्या कर दी गई थी? क्या उसने खुद को मार डाला था? डेली न्यूज़ को इन सवालों के जवाब चाहिए थे और 7 दिसंबर को उसने कहा कि वह इन सवालों के जवाब बताने वाले पहले व्यक्ति को 100 पाउंड देगा। अगले सप्ताहांत तक सैकड़ों पुलिसकर्मी और हजारों लोग उसकी तलाश में थे। डेली मेल के एक संवाददाता ने आर्ची से पूछा, क्या आपकी पत्नी ने कभी गायब होने की बात कही थी? हाँ, आर्ची ने कहा। उसने एक बार अपनी बहन से कहा था, मैं जब चाहूँ गायब हो सकती हूँ। मैं इसकी सावधानीपूर्वक योजना बनाऊंगी और कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। शायद ऐसा हुआ हो, या शायद वह बीमार है और उसे याद नहीं है कि वह कौन है। पुलिस ने आर्ची से कई सवाल पूछे, उसके घर पर नज़र रखी और उसके कार्यालय तक उसका पीछा किया। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा, उन्हें लगता है कि मैंने अगाथा की हत्या कर दी है। हाइड्रो होटल में रहने वाली महिला हर सुबह अपने कमरे में नाश्ता करती थी और दोपहर में होटल के बैठकखाने में चुपचाप बैठकर किताबें पढ़ती थी। वह होटल में मौजूद दूसरे लोगों से गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून कहती थी और चिंतित दिखती थी क्योंकि उसके लिए कोई पत्र नहीं था। लेकिन एक नौकरानी होटल मैनेजर की पत्नी श्रीमती टेलर से मिलने चली गई।
मिसेज नीले डेली मेल की तस्वीर वाली महिला की तरह दिखती हैं, चैम्बरमेड ने कहा। आप अगाथा क्रिस्टी को जानते हैं? श्रीमती टेलर ने अपने पति से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने कुछ भी न कहने का फैसला किया। वे होटल में कोई परेशानी नहीं चाहते थे, लेकिन हाइड्रो होटल में दो और लोग भी श्रीमती टेरेसा नीले को ध्यान से देख रहे थे। बॉब टैपिन और बॉब लीमिंग हर शाम होटल में संगीत बजाते थे और वे दोनों कमरे के कोने में बैठी शांत महिला को देखते और सोचने लगते, मुझे यकीन है कि वो नीले महिला अगाथा क्रिस्टी है, बॉब टैपिन ने एक शाम अपने दोस्त से कहा। मुझे लगता है कि आप सही हैं, बॉब लीमिंग ने सहमति जताई। हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? और अगले दिन वे पुलिस के पास गए। पुलिस ने तुरंत अगाथा के पति को सूचित किया और आर्ची क्रिस्टी मंगलवार 14 दिसंबर को शाम 6:45 बजे हाइड्रो होटल पहुंचे। जब उनकी पत्नी बैठक कक्ष से बाहर निकली तो आर्ची ने उसे देखा और उसके पास गया। नमस्ते अगाथा, उन्होंने कहा। उसने उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि वह कौन है। हेलो, उसने कहा। तारांकिन जल्द ही होटल अखबार के पत्रकारों से भर गया। आर्ची ने बाद में उनसे कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरी पत्नी जानती है कि वो कौन है। वो मुझे नहीं जानती और वह नहीं जानती कि वो कहाँ है। वो और अगाथा अगले दिन होटल से चले गए। हर जगह रिपोर्टर थे। वे क्रिस्टी के पीछे रेलवे स्टेशन तक गए और भयभीत अगाथा की तस्वीरें लेने की कोशिश की, जो अपने हाथों के पीछे अपना चेहरा छिपा रही थी। वह दुबली दिख रही थी और उसका चेहरा सफ़ेद था, और लंदन में सैकड़ों लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पर हैरोगेट से आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हर कोई रहस्यमयी महिला और उसके पति को देखना चाहता था। अब उनकी जिंदगी उसकी जासूसी कहानियों में से किसी एक की तरह लग रही थी। आर्ची ने खामोश, डरी हुई अगाथा की मदद की। पत्रकारों ने उनसे कई सवाल पूछे और तस्वीरें ली, लेकिन आर्ची या अगाथा ने एक शब्द भी नहीं कहा। और अपनी बाकी की जिंदगी में अगाथा ने कभी भी हैरोगेट, हाइड्रो होटल या टेरेसा नीले के बारे में बात नहीं की। लेकिन स्टाइल्स को छोड़ने के बाद उस रात वास्तव में क्या हुआ? क्यों क्या उसने अपनी कार छोड़ी थी? वो हैरोगेट कैसे पहुंची? ये हमेशा एक रहस्य बना रहा। यह अभी भी है। अध्याय 7। एक युवा पुरातत्ववेत्ता। 1927 के पहले हफ्तों में अगाथा मेजर उसके पति के साथ मैनचेस्टर के पास चीडल में रहने चली गई। आर्ची स्टाइल्स के साथ रहा, लेकिन वह नैन्सी नीले से शादी करना चाहता था और उसने अगाथा से तलाक के लिए कहा। पहले तो वह राजी नहीं हुई, लेकिन आखिरकार उसने हाँ कह दिया और अप्रैल 1928 में उनका तलाक हो गया। रोजलिंड अगाथा के साथ रहने लगी। अगाथा ने अपने प्रकाशकों से कहा, मैं फिर से क्रिस्टी नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं इस्तेमाल करने के लिए कोई दूसरा नाम सोचूंगी, लेकिन अब आप इसे बदल नहीं सकते, उन्होंने कहा। आपके पाठक अगाथा क्रिस्टी को जानते हैं, इसलिए वे आपकी किताबें खरीदते हैं। यदि आप अपना नाम बदल देते हैं तो कोई नहीं जान पाएगा कि आप कौन हैं। अंत में अगाथा क्रिस्टी नाम रखने के लिए सहमत हो गई, लेकिन वह इससे खुश नहीं थी। लेकिन विलियम कोलिंस सही थे। इंग्लैंड और अमेरिका में हजारों लोग क्रिस्टी नाम रखने के लिए राजी हो गए। अब मैं अगाथा की किताबें पढ़ रहा हूँ। फिर 1928 की शरद ऋतु में अगाथा ने वेस्ट इंडीज जाने का फैसला किया। रोजालिंड स्कूल में थी और अगाथा धूप में छुट्टियां बिताना चाहती थी, इसलिए उसने जमैका जाने वाले जहाज के टिकट खरीदे। इंग्लैंड छोड़ने से 2 दिन पहले अगाथा कुछ दोस्तों के साथ डिनर पर गई थी। शाम के दौरान उसने कुछ लोगों से बात की जो इराक के बगदाद से वापस आए थे। उनके नाम कमांडर और श्रीमती होवे थे। लोग हमेशा कहते हैं कि बगदाद एक भयानक जगह है, श्रीमती होवे ने कहा, लेकिन हमें ये जगह बहुत पसंद आई। वह शहर के बारे में बात करती रही और अगाथा बड़ी दिलचस्पी से सुनती रही। उसने जल्द ही तय कर लिया कि वो खुद बगदाद देखना चाहती है। आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे? उसने पूछा। समुद्र के रास्ते। आप ट्रेन से जा सकते हैं, श्रीमती होवे ने कहा। ओरिएंट एक्सप्रेस से। ओरिएंट एक्सप्रेस। अगाथा ने कहा, मैं हमेशा से उस मशहूर ट्रेन में सफ़र करना चाहती थी।
मैं बगदाद जाऊंगी, वेस्ट इंडीज नहीं। होवे बहुत मददगार थे और उन्होंने अगाथा के घूमने लायक दिलचस्प जगहों के नाम लिखे। और तुम्हें और जरूर जाना चाहिए, कमांडर होवे ने कहा। अगले दिन अगाथा ने वेस्ट इंडीज के लिए अपनी टिकटें बदलकर ओरिएंट एक्सप्रेस से इस्तांबुल की टिकटें ले ली और फिर रेगिस्तान के पार बगदाद की टिकटें ले ली। यह उनके लिए एक रोमांचक यात्रा थी, पहली बार अकेले यात्रा करना। और बाद में इसी यात्रा ने उन्हें अपनी सबसे मशहूर किताबों में से एक मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस लिखने का विचार दिया। जब वह बगदाद में रह रही थी तो उसे कमांडर होवे के शब्द याद आए, तुम्हें और जाना होगा। पुरातत्व एक ऐसी चीज थी जिसमें अगाथा की बहुत रुचि थी और पुरातत्ववेता लियोनार्ड वूली और उनकी पत्नी उर में काम कर रहे थे। कैथरीन वूली अगाथा से मिलकर बहुत खुश हुई। मुझे आपकी किताबें बहुत पसंद हैं, उसने अगाथा से कहा। मैंने अभी अभी द मर्डर ऑफ रोजर एक्रोइड पढ़ना समाप्त किया है। यह अद्भुत था। अगाथा वूली की खास मेहमान बन गई। उसे उर बहुत पसंद था और उसे पुरातत्वविदों को देखना बहुत पसंद था। ये धीमा, थका देने वाला काम था और उन्हें बहुत सावधानी से खुदाई करनी पड़ती थी। कभी कभी उन्हें घंटों तक कुछ नहीं मिलता था और कभी कभी उन्हें पुराने बर्तन या चाकू मिल जाते थे। ये हमेशा रोमांचक होता था जब किसी कार्यकर्ता को कोई ऐसी चीज मिलती थी जो हजारों साल पुरानी होती थी। कैथरीन वूली ने कहा, आपको अगले साल फिर आना होगा। अगाथा ने ऐसा ही किया। वह मार्च 1930 में बाहर गई, वूली के इंग्लैंड वापस आने की योजना से एक सप्ताह पहले। योजना ये थी कि अगाथा सीरिया और ग्रीस से होते हुए उनके साथ वापस जा सकती थी। मैक्स मैलोवन नामक एक युवा पुरातत्वविद वूली के साथ काम कर रहा था। वह 25 साल का था और एक शांत युवक था। कैथरीन वूली ने अगाथा से कहा, मैंने मैक्स से कहा है कि वह तुम्हें नेजेफ और करबला दिखाए। नेजेफ मृतकों का पवित्र शहर है और करबला में एक शानदार मस्जिद है। जब हम यहाँ से निकलकर बगदाद जाएंगे तो वह तुम्हें वहाँ ले जाएगा। तुम रास्ते में निप्पुर देख सकते हो। ओह, लेकिन मैक्स तुम्हारे साथ बगदाद नहीं जाना चाहता, अगाथा ने कहा। इंग्लैंड वापस जाने से पहले उसे वहाँ दोस्तों से मिलना होगा। अरे नहीं, कैथरीन ने कहा, मैक्स तुम्हें ले जाने में प्रसन्न होगा। युवा पुरातत्वविद अगाथा को अपने साथ ले जाने से खुश था। उसे वह तुरंत पसंद आ गई और अगाथा को भी वह पसंद आ गया। वे बातें करते, हंसते और साथ बिताए हर पल का आनंद लेते। वे बगदाद में वूली से मिले और चारों ने साथ मिलकर ग्रीस की यात्रा की। लेकिन जब वे एथेंस में अपने होटल पहुंचे तो अगाथा के लिए 7 टेलीग्राम प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी में एक ही बात कही गई थी, रोजालिंड बीमार थी। अगाथा को जल्दी से घर आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अगाथा, मैक्स ने कहा। ओह, शुक्रिया मैक्स, अगाथा ने कहा। लेकिन क्या तुम्हें नहीं मिला करने की योजना? मैंने अपनी योजना बदल दी है, मैक्स ने धीरे से कहा। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, अगाथा। इसलिए वे साथ साथ घर चले गए। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि रोजालिंड पहले से बेहतर थी, इसलिए यह एक सुखद अंत था। जल्द ही एक और अंत हुआ। अगाथा मैक्स से 14 साल बड़ी थी, लेकिन घर लौटते समय मैक्स ने उससे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने का फैसला किया। और जब वे इंग्लैंड वापस आए तो उसने अगाथा से शादी करने के लिए कहा। उनका विवाह 11 सितंबर 1930 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। तारांकन 1930 वह साल भी था जब अगाथा की दूसरी मशहूर जासूसी कहानी पहली बार द मर्डर एट द विकरेज में दिखाई दी थी। उसका नाम मिस जेन मापल था, एक छोटी बूढ़ी महिला जो सेंट मैरी मीड के शांत अंग्रेजी गांव में रहती थी। मिस मापल किसी की दादी की तरह दिखती थी, एक अच्छी दयालु महिला जिसे खाना बनाना और बागवानी करना पसंद था। लेकिन उसकी आंखें और कान भी बहुत अच्छे थे। वो सब कुछ देखती, सुनती और याद रखती थी, नाम, चेहरे, ट्रेन और बसों का समय, शर्ट का रंग, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़। और वह हमेशा पुलिस से पहले हत्यारे का नाम पता लगा लेती थी। पाठकों को मिस मापल की कहानियां बहुत पसंद आईं और वे जल्द ही हरक्यूल पोयरोट जितनी लोकप्रिय हो गईं। लेकिन क्या वे एक वास्तविक व्यक्ति थीं? इस किरदार का विचार कहाँ से आया? कहाँ
मुझे कभी याद नहीं आता, अगाथा हमेशा कहती थी। अध्याय 8। डेम अगाथा। अगले 25 सालों तक अगाथा मैक्सवेफ के साथ उनकी सभी पुरातात्विक यात्राओं पर जाती रहीं। उसे यात्रा करना बहुत पसंद था और वे उसके जीवन के सबसे खुशनुमा साल थे। ये लेखन के लिए भी एक अच्छा समय था। यह अच्छा और शांत है, अगाथा हमेशा कहती थी। यहाँ कोई टेलीफोन नहीं है और इन दिलचस्प जगहों पर जाने से उन्हें अपनी कुछ बेहतरीन किताबों के लिए विचार मिले। डेथ ऑन द नाइल, अपॉइंटमेंट विद डेथ, मर्डर इन मेसोपोटामिया, दे केम टू बगदाद। अब वो दुनिया की सबसे लोकप्रिय जासूसी कहानी लेखकों में से एक थीं। उनकी किताबों का आनंद लेने वाले कई लोगों में से एक इंग्लैंड के राजा की मां रानी मैरी थीं। 1946 में एक दिन अगाथा को लंदन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से एक पत्र मिला। वे चाहते हैं कि मैं रानी मैरी के 80वें जन्मदिन पर एक नाटक लिखूं। उसने मैक्स से कहा, रेडियो के लिए एक नाटक? तो फिर तुम्हें ये करना ही होगा, मैक्स ने कहा। रेडियो के लिए अगाथा के नाटक का नाम था 3 ब्लाइंड माइस। बाद में उन्होंने लंदन के एक थिएटर के लिए फिर से नाटक लिखा। इस बार यह ज्यादा लंबा था और उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, द माउसट्रैप। यह एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है। यह 1952 में शुरू हुआ था और तब से ये लंदन के किसी न किसी थिएटर में दिखाया जाता रहा है। 1997 में, 45 साल बाद, लोग अभी भी नाटक देखने जा रहे थे। क्यों? यह एक बहुत अच्छी हत्या रहस्य है, बेशक, लेकिन द माउसट्रैप के बारे में एक और कहानी भी है। हर रात, नाटक के अंत में, अभिनेताओं में से एक थिएटर में लोगों से बात करता है और कहता है, कृपया अपने बारे में न बताएं इस नाटक में हत्या करने वाले मेरे दोस्त। उन्हें थिएटर में आकर खुद नाटक देखना चाहिए। और हर कोई हत्यारे के नाम का रहस्य रखता है और इसलिए अधिक से अधिक लोग नाटक देखने जाते हैं। तारांकन। 1971 में महारानी एलिजाबेथ ने अगाथा को ब्रिटिश साम्राज्य की महिला की उपाधि दी, जो ब्रिटेन में किसी महिला के लिए बहुत बड़ा सम्मान था। लेकिन अगाथा क्रिस्टी इतनी मशहूर क्यों थीं? शायद इसलिए क्योंकि वह एक बेहतरीन कहानीकार थीं। उन्होंने अपनी हत्या के रहस्यों की योजना बहुत सावधानी से बनाई, एक सुराग यहाँ, एक सुराग वहाँ रखा। और वे चतुर सुराग हैं, इसलिए हत्यारे का नाम अनुमान लगाना आसान नहीं है। किसने किया, हम जानना चाहते हैं, और किताब के अंत तक सब कुछ व्यवस्थित रूप से अपनी जगह पर आ जाता है और हमें जवाब मिल जाता है। और बेशक कहानियाँ वास्तव में हत्या और मृत्यु के बारे में नहीं हैं, वे पहेलियाँ हैं जिनका अंत आरामदायक है, क्योंकि यह पढ़ना सुखद है कि जासूस हमेशा अपराधी को पकड़ लेता है। 1 या 2 घंटे के लिए हम वास्तविक जीवन से बच सकते हैं, जो अक्सर न तो सुव्यवस्थित होता है और न ही आरामदायक। अगाथा क्रिस्टी की मृत्यु 12 जनवरी 1976 को हुई। अपने जीवनकाल में उन्होंने 67 जासूसी उपन्यास, 10 लघु कथा पुस्तकें, 13 नाटक, 6 उपन्यास जो अपराध के बारे में नहीं थे, मैरी वेस्टमैकॉट नाम का उपयोग करते हुए, और अपने जीवन के बारे में 2 पुस्तकें लिखीं। उनकी पुस्तकों पर कई फिल्में बनाई गईं। सबसे प्रसिद्ध मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस है, जो 1974 में बनी थी। आज चीन से लेकर निकारागुआ तक दुनिया के हर देश में 40 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में उनकी लाखों किताबें बिकती हैं। अगाथा क्रिस्टी शायद अब तक की सबसे महान जासूसी कहानी लेखिका थी, किताबों और जीवन दोनों में रहस्य की महिला। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।